Hello everyone, I am Kushal Singh from Dev Kripa classes and today I am going to discuss human digestive system from biology. Human digestive system बेसिकली हमारी बॉडी का एक सिस्टम है। आप सब जानते हैं कि जितने भी लिविंग बींग्स हैं वो सभी सेल्स से बनते हैं। सेल से बनते हैं, सेल्स मिलकर टिश्यू बनाती हैं, टिश्यू मिलकर ऑर्गन्स बनाते हैं, ऑर्गन्स मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और ऑर्गन सिस्टम्स मिलकर एक बॉडी तैयार करती है। हमारी बॉडी में बहुत सारे सिस्टम हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, बहुत सारे सिस्टम हैं, नर्वस सिस्टम, इन सभी सिस्टम से हमारी बॉडी बनी हुई है। तो इनमें से एक सिस्टम हमारे पास है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। पहली चीज़, डाइजेशन होता क्या है ये पता लगाना सबसे ज़रूरी है ताकि हमको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि क्या है। डाइजेशन का मतलब है ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इनटू सिंपल मॉलिक्यूल्स। एक्चुअली हम जो खाना खाते हैं, हम चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं या मीट खाते हैं या जो कुछ भी हम खाना खाते हैं, ये सारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं, ये बहुत कॉम्प्लेक्स होता है और हमारा ब्लड या हमारी बॉडी उसे डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। हमने गेहूं खाए तो हमारे ब्लड के अंदर डायरेक्ट गेहूं तो फ्लो हो नहीं सकते, डायरेक्ट गेहूं से हम एनर्जी नहीं ले सकते। तो इसलिए जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हमने लिए हैं उन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स को सिंपलर और स्मॉलर कंपाउंड्स में तोड़ने को ही डाइजेशन बोलते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में, इस पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में यही काम होता है, हम यहाँ से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को अंदर लेते हैं और यहाँ से इसके अंदर सारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स का ब्रेकडाउन होता है, सिंपल मॉलिक्यूल्स होते हैं और वो सिंपल मॉलिक्यूल्स हमारी बॉडी में ब्लड के थ्रू एब्जॉर्ब होते हैं और हमारी बॉडी उनसे एनर्जी गेन करती है। ये सारा डाइजेस्टिव सिस्टम का मेन प्रोसेस है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम में 5 मेन पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट, इंजेशन। इंजेशन का मतलब क्या है? इंजेशन को इनटेक भी बोलते हैं, इनटेक ऑफ फूड, कि फूड को हम इनटेक करते हैं, खाना खाते हैं। वो किसके थ्रू होता है? बकल कैविटी। ये माउथ है, माउथ बकल कैविटी है, इसके अंदर हम खाना खाते हैं, उसको बोलते हैं इनटेक। तो सबसे पहले, क्योंकि हम जो खाना खाते हैं वो बड़े पार्टिकल्स होते हैं, उन बड़े पार्टिकल्स को हम बॉडी के अंदर नहीं ले जा सकते, तो सबसे पहले यहाँ पर उन बड़े पार्टिकल्स को छोटे पार्टिकल्स में तोड़ना होता है, जिसे हम नॉर्मली सिंपली भाषा में चेविंग बोलते हैं, चबाना। तो इसके लिए बकल कैविटी में क्या क्या चीज़ें होती है? बकल कैविटी में एक होती है टंग, इसके अलावा हमारे पास होता है 32 टीथ। 32 टीथ होते हैं। 32 टीथ में भी अलग अलग टाइप्स के टीथ होते हैं। कौन कौन से टाइप्स हैं उनके लिए मैं आपको एक रेशियो और उनके नाम बता देता हूँ। एक्चुअली उनके लिए एक रेशियो फॉर्मूला लगता है 2, 1, 2, 3। काय का फॉर्मूला ये बता रहा हूँ मैं। 2 हमारे पास होते हैं इंसीजर। इंसीजर यानी हमारे बीच वाले 2 दांत, बीच वाले 2 दांत होते हैं, इनको बोलते हैं इंसीजर्स। ये इंसीजर का काम होता है कि जो खाना हमने खाया है उसके लार्ज पार्टिकल्स में टुकड़े कर देना, उनके बड़े बड़े टुकड़े करना। जो खाना हमने खाया उसके बड़े टुकड़े करना इंसीजर्स का काम है। सेकंड, कैनायन। कैनायन जो होते हैं वो उन बड़े टुकड़ों को और छोटे टुकड़ों में डिवाइड करता है। उसके बाद 2 होते हैं प्रीमोलर्स, जो उन छोटे छोटे टुकड़ों को स्लाइवा के अंदर मिक्स करते हैं। और उसके बाद होते हैं मोलर्स, वो भी उन प्रीमोलर्स की तरह ही उन छोटे टुकड़ों को स्लाइवा में मिक्स करने का काम करते हैं। अब ये 2, 1, 2, 3 ये क्या है? सुनो मेरी बात। इस तरह से हमारे दांत होते हैं। बीच वाले 2 दांत जो होते हैं ये दोनों होते हैं इंसीजर। तो ये दोनों दांत जो हैं इनका नाम है इंसीजर। सही है। उसके बाद इसके पास वाले जो 2 दांत होते हैं, ये बीच वाले दोनों इंसीजर है, इनके पास में एक एक दांत, बीच वाले 4 दांत इंसीजर होते हैं, ये दोनों और ये दोनों, मतलब टोटल ये चारों दांत क्या होते हैं? इंसीजर। 4 टीथ, 1, 2, 3, 4, 4 दांत हमारे इंसीजर होते हैं। उन चारों के पास पास में एक एक दांत जो हैं वो होता है कैनायन। बीच वाले 2 दांत, 4 दांत इंसीजर होते हैं, उसके पास पास में एक दांत कैनायन होता है, एक इस तरफ एक इस तरफ, 2 कैनायन हो गए। उसके बाद 2 होते हैं प्रीमोलर्स, 2 इस तरफ 2 इस तरफ, तो ये दोनों और ये दोनों
ये दोनों हैं प्री मोलर, और उसके बाद में होते हैं पीछे 3, इधर भी होते हैं पीछे 3, ये तीनों और ये तीनों ये मिलाकर होते हैं मोलर। मतलब अब इसका रेशियो क्या है, रेशियो का मतलब ये है 2 दांत कैनायन, मैं क्या कर रहा हूँ 4 पार्ट कर रहा हूँ, इस पूरे माउथ के 4 पार्ट्स कर रहा हूँ। उस 4th में से एक पार्ट की बात बता रहा हूँ कि इसमें 2 इंसीजर, 1 कैनायन, 2 मोलर प्री मोलर और 3 प्री मोलर। सेम कॉन्सेप्ट इस तरफ, 2 इंसीजर, 1 कैनायन, 2 प्री मोलर, 3 मोलर। सेम कॉन्सेप्ट नीचे। तो इन सबका प्लस कितना है, 2 + 1 3, 3 + 2 5, 3 + 2 5, 5 + 3 8, 8 × 4 32। आया समझ में? तो इस तरह से पूरा इसका सिस्टम होता है। मतलब 2 होते हैं इंसीजर, 1 कैनायन, 2 मोलर, 2 प्री मोलर, 3 मोलर। सेम इधर और सेम नीचे। इस तरह से हमारा पूरा माउथ काम करता है। इंसीजर का काम बड़े टुकड़े करना, कैनायन का काम छोटे टुकड़े करना, प्री मोलर एंड मोलर का काम उनको स्लाइवा में मिक्स करना। स्लाइवा क्या होती है, हमारे मुंह में जो लार होती है वो होती है स्लाइवा। स्लाइवा आता कहाँ से, ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये आप डायग्राम देख रहे हैं, ये सारे जो दांत होते हैं ये होते हैं इस पार्ट में, इस आगे वाले पार्ट में, इतने से पार्ट में हमारे टीथ होते हैं। इसके अलावा टंग होती है। टंग का काम होता है टेस्ट चेक करना कि जो खाना हमने खाया है उसमें टेस्ट क्या होगा। दूसरा काम, 2 काम होते हैं, एक तो टेस्ट चेक करना, दूसरा काम है स्लाइवा के साथ में खाने को मिक्स करना। क्यों? क्योंकि हम डायरेक्ट सॉलिड पार्टिकल को हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, तो उस पार्टिकल को स्लाइवा के साथ मिक्स करना जरूरी होता है ताकि वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए और सॉफ्ट होके और हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर सके। डायरेक्ट सॉलिड पार्टिकल बॉडी के अंदर एंटर नहीं कर सकते। इसीलिए आप देखते हैं छोटे बच्चे होते हैं उनको मुंह में सिक्का वगैरह डालने के लिए मना करते हैं ना, इसीलिए करते हैं ताकि वो अटक नहीं जाए, क्योंकि सॉलिड डायरेक्ट सॉलिड फॉर्म में हमारे ईसोफेगस के अंदर या फूड पाइप के अंदर कोई पार्टिकल नहीं जा सकता, उसको सॉफ्ट करना होता है। तो टंग का काम है टेस्ट चेक करना, इसके अलावा फूड को स्लाइवा के साथ मिक्स करना। स्लाइवा रिलीज कौन करता है, कहाँ से आता है स्लाइवा, हमारी बॉडी में स्लाइवा सीक्रेट कौन करता है? स्लाइवा सीक्रेट करने के लिए स्लाइवरी ग्लैंड होते हैं, यहाँ पर और यहाँ पर। इन दोनों जगह 2 टाइप के स्लाइवरी ग्लैंड्स होते हैं जो स्लाइवा सीक्रेट करते हैं और मुंह के अंदर स्लाइवा को सीक्रेट करते हैं। ये स्लाइवा फूड के साथ मिक्स होता है और फूड को जो है स्टिकी बना देता है। स्टिकी यानी चिपचिपा, फूड को चिपचिपा और सॉफ्ट बना देता है। अब उसके बाद स्लाइवा के बाद में फूड ईसोफेगस में एंटर करता है। ईसोफेगस में एंटर करने से पहले यहाँ पर एक पार्ट आता है जिसको बोलते हैं फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या करता है? फेरिंग्स वो जगह है जहां से हमारी फूड पाइप और विंड पाइप अलग अलग होती है। आया समझ में? क्यों? क्योंकि यहाँ तक के मामले में हमारी फूड पाइप और विंड पाइप एक साथ है। आप देखते हो सांस नाक से भी ले सकते हैं, सांस मुंह से भी ले सकते हैं। कई बार हम खाना खाते हैं नाक में भी चढ़ जाता है खाना। क्यों? क्योंकि यहाँ के नाक के छेद और मुंह के छेद ये दोनों कैविटी एक साथ मिली हुई है। यहाँ आके फेरिंग्स जो है वो उनको अलग अलग करता है। फेरिंग्स फूड पाइप को और विंड पाइप को अलग अलग करता है। विंड को तो भेजता है फेरिंग्स आगे ट्रैकिया में भेजता है और फूड जो होता है उसको ईसोफेगस या फिर फूड पाइप में भेजना है। तो इसके लिए यहाँ पर एक ढक्कन लगा हुआ होता है जिसको बोलते हैं एपिग्लोटस। क्या बोलते हैं? एपिग्लोटस। वो एपिग्लोटस इस तरह से लगा होता है, एक तरफ फूड पाइप, दूसरी तरफ विंड पाइप। अगर हवा हम सांस ले रहे हैं तो ढक्कन खुलेगा विंड पाइप वाला और सांस इधर चली जाएगी और इधर वाले पे ढक्कन आ जाएगा। अगर हम फूड मतलब खाना खा रहे हैं, सांस नहीं ले रहे हैं, तो फूड पाइप का ढक्कन खुलेगा और विंड पाइप पे ढक्कन आ जाएगा। इसीलिए हमको कहा जाता है कि खाना खाते वक्त नहीं बोलना चाहिए। कहते हैं ना, इसीलिए कहते हैं क्योंकि खाना खाते वक्त अगर हम बोलेंगे तो कई बार एपिग्लोटस गड़बड़ कर जाता है और खाना ईसोफेगस की जगह ट्रैकिया में चला जाता है और उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इसलिए हमें कहते हैं कि खाना खाते वक्त हमें बोलना नहीं चाहिए। अब हमारा खाना आ चुका है किसके अंदर? फेरिंग्स में आ गया है। फेरिंग्स के थ्रू ईसोफेगस में आ गया। अब ईसोफेगस में खाना आने के बाद में ये खाना धीरे धीरे नीचे उतरता है। धीरे नीचे कैसे उतरता है? यहाँ पर एक प्रोसेस होता है, इसको बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मोमेंट। पेरिस्टाल्टिस मोमेंट का मतलब क्या होता है कि ये विंड पाइप है, तो विंड पाइप में यहाँ पर खाना है, यहाँ पर विंड पाइप में एक प्रेशर क्रिएट होगा, उस प्रेशर की वजह से खाना नीचे खिसकेगा। नीचे आया, यहाँ पे भी प्रेशर क्रिएट होगा तो और नीचे खिसकेगा, फिर यहाँ से भी प्रेशर क्रिएट होगा तो और नीचे खिसकेगा। इस तरह से खाना प्रेशर क्रिएट करते, मतलब उस विंड पाइप में प्रेशर की वजह से खाना पूरा धीरे धीरे नीचे आता है। तो इस तरह से खाना नीचे आएगा, इसको बोलते हैं पेरिस्टाल्टिस मोमेंट। बुक के अंदर उसका नाम है,
ये नीचे आने के बाद यहाँ आता है इसके अंदर, ये है हमारा स्टोमक, जिसे हम बेली कहते हैं, पेट कहते हैं, स्टोमक कहते हैं। ये स्टोमक है, ये एक बोरे टाइप का, मतलब एक थैली जैसा स्ट्रक्चर होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर। तो ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर फूड स्टोर होता है। यहाँ खाना के यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर दो टाइप के लिक्विड्स रिलीज होते हैं। एक तो HCl रिलीज होता है। HCl नाम सुना आपने? HCl का मतलब होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अलावा यहाँ पर म्यूकस रिलीज होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यहाँ पर मेन काम क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ पर फूड के अंदर जितने भी बैक्टीरिया हैं या जितने भी हार्मफुल जर्म्स हैं उन सबको मार देता है। दूसरा काम ये करता है कि फूड को जो मीडियम है वो एसिडिक बना देता है। खाना है, हमने खाना न्यूट्रल मीडियम में, पानी भी पिया है या कुछ भी खाना खाया है, तो वो न्यूट्रल मीडियम में हो सकता है, बेसिक हो सकता है, एसिडिक हो सकता है। लेकिन HCl यहाँ पर क्या करता है? HCl उसे एसिडिक मीडियम में चेंज कर देता है। एसिडिक मीडियम में फूड का डाइजेशन ईजी होता है। एसिडिक मीडियम में फूड का डाइजेशन ईजी होता है, इसलिए HCl के यहाँ पर दो काम है। HCl के क्या क्या काम है? फर्स्ट, killing the germs and bacteria which has come with the food, and second, मेकिंग द मीडियम ऑफ फूड एसिडिक, फूड को एसिडिक मीडियम में चेंज करना ताकि फूड का डाइजेशन इजी हो जाए। म्यूकस का क्या काम है? म्यूकस क्या होता है? म्यूकस इज ए स्टिकी लिक्विड, एक स्टिकी लिक्विड होता है जो फूड के इसमें स्टोमक के अंदर रिलीज होता है। म्यूकस इसलिए रिलीज होता है क्योंकि HCl एसिड है, एसिड तो एसिड होता है, एसिड से आप देखते हो कई बार चमड़ी जल जाती है। तो जब HCl रिलीज होता है तो इस पूरे स्टोमक के अंदर की तरफ एक म्यूकस की लेयर बन जाती है ताकि स्टोमक के अंदर वाला जो पार्ट है, अंदर वाली जो लेयर है, उसके ऊपर HCl का कोई गलत इफेक्ट ना हो, HCl की वजह से वो जले नहीं, इसलिए वो म्यूकस जो है वो उसको सेफ रखता है। कई बार हमें एसिडिटी होती है। एसिडिटी कब होती है? HCl, अब मैं HCl का काम बताने जा रहा हूँ। HCl क्या करता है एक्चुअली? HCl यहाँ पर HCl एक्चुअली फैट पार्टिकल्स को तोड़ने का काम करता है। फैट पार्टिकल्स के जो बड़े बड़े फैट पार्टिकल्स होते हैं उनको छोटे छोटे फैट ग्लोब्यूल्स में तोड़ता है। HCl का मेन काम होता है फैट को डाइजेस्ट करना, फैट को तोड़ना। तो कभी कभी जब हम ज़्यादा ऑयली फूड खा लेते हैं, मार्केट का ऑयली फूड होता है जिसमें बहुत ज़्यादा ऑयल होता है, इस तरह का ऑयली फूड हम खा लेते हैं तो एसिडिटी होती है। क्यों एसिडिटी होती है? क्योंकि हमने ज़्यादा ऑयली फूड खाया तो उसकी वजह से बॉडी में फैट ज़्यादा हुआ। उस ज़्यादा फैट को डाइजेस्ट करने के लिए HCl क्या होगा? ज़्यादा रिलीज होगा। ज़्यादा HCl रिलीज होगा तो स्टोमक में एसिड बढ़ जाएगा। तो एसिड बढ़ने की वजह से स्टोमक में पेन शुरू हो जाता है। तो वो पेन का मेन कारण क्या है? ऑयली फूड। ऑयली फूड ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा HCl रिलीज होगा, ज़्यादा HCl रिलीज होगा तो एसिडिटी होती है। और उस कंडीशन में हम इनो है या फिर सोडा पीते हैं तो जिससे वो जो बेस होता है वो अंदर जाके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करता है और एसिडिटी को मिटा देता है। अब हम आगे आते हैं, यहाँ पर फैट का और प्रोटीन्स का डाइजेशन थोड़ा थोड़ा हो जाता है, पूरी तरह से नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा सा होता है। उसके बाद में खाना यहाँ से, फूड जो है यहाँ से इधर होके और स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करने से पहले यहाँ पर पेनक्रियाज है। ये पेनक्रिएटिक जूस क्या है? एंजाइम है। एक ये एंजाइम होता है जो पेनक्रियाज के थ्रू रिलीज होता है। इस पेनक्रिएटिक जूस को भी इस इंटेस्टाइन के अंदर डाल देता है। इधर गॉल ब्लैडर है, गॉल ब्लैडर भी इधर से क्या होता है? बाइल जूस जो है वो इस नली के अंदर दे देता है। मतलब पेनक्रियाज से और गॉल ब्लैडर से और लीवर से, तीनों जगह से अलग अलग टाइप के एंजाइम्स हमारे इस इंटेस्टाइन के अंदर एंटर कर लेते हैं। पेनक्रिएटिक जूस, बाइल जूस, लीवर जूस, ये सब कुछ इसके अंदर एंटर करेंगे और इन सब के साथ में वो कहाँ एंटर करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब ये सारे पेनक्रिएटिक जूस, बाइल जूस, ये सब मिलकर एसिड्स, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स, इन सब पर डाइजेशन का काम शुरू करते हैं। बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, उन मॉलिक्यूल्स को तोड़ते हैं और सिंपलर मॉलिक्यूल बनाते हैं और तोड़कर सिंपलर मॉलिक्यूल बनाते हैं और सिंपलर मॉलिक्यूल बनाने का काम शुरू होता है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में अंदर की तरफ क्या होता है? मैं आपको एक छोटा सा फिगर बना के बताता हूँ। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है उसके अंदर की तरफ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। आप कह रहे हो कि ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर क्या है? इस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं माइक्रोविली। ये माइक्रोविली क्या काम करती है? मेरे को एक बात बताइए कि अगर इस रूम की सारी दीवारें प्लेन होगी, पूरी तरह से प्लेन होगी, ठीक है, और इस रूम में कलर करना है, फर्स्ट ऑप्शन,
सेकंड ऑप्शन, इस रूम में यहाँ पर भी एक अलमीरा बनी हुई है, यहाँ पर भी एक अलमीरा बनी हुई है, यहाँ पर भी एक अलमीरा बनी हुई है, अलग अलग जगह अलमीरा बनी हुई है, कहीं पर कुछ बाहर निकला हुआ है, उस पर भी कलर करना है। तो कलर कौन सी कंडीशन में ज़्यादा लगेगा? बाद वाली कंडीशन में ज़्यादा लगेगा। क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ गया, ज़्यादा हो गया ना सरफेस एरिया। जब प्लेन दीवारें होगी तो सरफेस एरिया कम होगा, लेकिन जब उस दीवारों में छेद होगा या फिर कुछ चीज़ें बाहर आई हुई होगी तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये जो फिगर लाइक स्ट्रक्चर हैं जिनको हम माइक्रोविली कह रहे हैं, इनका भी यही काम है। इनका काम है इंटेस्टाइन के अंदर सरफेस एरिया को इंक्रीज करना। सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा फूड से हम मतलब ग्लूकोज को और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो सरफेस एरिया इंक्रीज करना माइक्रोविली का काम है। माइक्रोविली क्या करती है? माइक्रोविली फूड से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती है, और क्योंकि माइक्रोविली इस तरह से बनी हुई होती है तो ये सरफेस एरिया बढ़ाती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उससे न्यूट्रिएंट्स हम एब्जॉर्ब कर सकें। ये माइक्रोविली का काम है। अंदर से स्मॉल इंटेस्टाइन इस तरह की होती है। पैनक्रिएटिक जूस, बाइल जूस, लीवर जूस, इन सब के अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन खुद भी अपने कुछ जूस होते हैं जिनको इंटेस्टाइनल जूसेस बोलते हैं, वो भी सीक्रेट करती है और वो भी इंटेस्टाइन के अंदर रिलीज करती है, ताकि ज़्यादातर प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स और इन सब का ज़्यादातर जो डाइजेशन है वो इस स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन 7.2 मीटर लंबी होती है। 7.2 मीटर मतलब बहुत लंबी होती है। 7.2 मीटर लंबी होती है। इसके अंदर पूरा ज़्यादातर डाइजेशन हो जाता है। बचा हुआ जो मटेरियल है वो यहाँ से स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स में बताना भूल गया। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं, डुडेनम, जूजेनम और इलियम। ये 3 पार्ट्स होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के। स्टार्टिंग का जो पार्ट होता है, स्टार्टिंग का लगभग 1 से 1.5 मीटर का जो एरिया होता है, 1 से 1.5 मीटर लंबा जो पार्ट है वो होता है उसका डुडेनम, उसके बाद जूजेनम और एंडिंग का थोड़ा सा पार्ट इलियम होता है। ये 3 पार्ट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के। इसके अंदर ज़्यादातर फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन हो जाता है। उसके बाद यहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन में फूड एंटर करता है। एक चीज़ ध्यान रखनी है, फूड का अधिकतर हिस्सा, फूड का ज़्यादातर न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में जब फूड एंटर करता है तो उसके अंदर कोई ज़्यादा न्यूट्रिशन नहीं बचता है, बहुत कम न्यूट्रिशन बचता है। यहाँ से इसके अंदर एंटर करता है। अब लार्ज इंटेस्टाइन में जब एंटर करता है तो लार्ज इंटेस्टाइन में भी 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट होता है रेक्टम, सेकंड पार्ट होता है कॉलम, और स्टार्टिंग का जो फर्स्ट पार्ट है इसको बोलते हैं केजियम। तो ये केजियम है, ये कॉलम है और ये रेक्टम है, 3 पार्ट। सबसे पहले फूड केजियम में एंटर करता है। एक और चीज बतानी आपको, अपेंडिक्स का नाम सुना आपने कभी? अपेंडिक्स क्या होता है? देखो, ये इनके बीच में एक जो थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है, ये जो हिस्सा होता है ये हमारे एंसेस्टर्स में, यानी हमारे जो पूर्वज थे उनके अंदर ये हिस्सा होता था, क्योंकि वो घास खाते थे, है ना। वो रॉ घास को खाते थे या पत्तियां खाते थे। तो घास और पत्तियां जो होती है वो और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। मीट की कंपैरिजन में घास और पत्तियां ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। तो उनको डाइजेस्ट करने के लिए स्पेशल एक पार्ट होता था, इसका नाम होता है अपेंडिक्स, जो हमारी बॉडी में आज भी होता है। काम कुछ नहीं करता है ये, लेकिन होता है, इसका काम कुछ खास नहीं है। तो ये जो अपेंडिक्स है, ये अपेंडिक्स कई बार कुछ तरह की प्रॉब्लम्स करता है, तो उससे कई बार ऑपरेशन के थ्रू निकलवाना पड़ता है। बाकी अपेंडिक्स हमारी बॉडी में आज भी है। और ये इसका मेन काम क्या था पहले के समय में ये गैस को डाइजेस्ट करने में काम आता था। अब हम बात कर रहे हैं इस वाले पार्ट में, ये कौन सा पार्ट था? केजियम। केजियम के अंदर फूड एंटर करेगा, केजियम के अंदर होते हुए और कॉलम के अंदर आएगा, कॉलम के अंदर होते हुए रेक्टम के अंदर। लार्ज इंटेस्टाइन लगभग 1.2 मीटर लॉन्ग होती है, और इस लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर एक ही काम होता है, फूड के अंदर जो थोड़ा बहुत पानी बचा हुआ है, थोड़ा बहुत वाटर बचा हुआ है, और जो बाकी थोड़ा बहुत न्यूट्रिशन बचा हुआ है जिसमें प्रोटीन्स हो सकते हैं या और कुछ हो सकता है, विटामिन हो सकते हैं, उनको एब्जॉर्ब करना। लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर एंड जो बचा कुचा न्यूट्रिशन है उसको एब्जॉर्ब करने का काम होता है लार्ज इंटेस्टाइन के पास। ये सब कुछ एब्जॉर्ब हो जाने के बाद में लास्ट में ये रेक्टम के पास स्टोर होगा, रेक्टम के अंदर, और उसके बाद फैसिकेटन के थ्रू यहाँ से एग्जिट हो जाएगा। तो ये पूरा हमारा ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है। इस पूरी कैनाल को यहाँ से लगाकर यहाँ तक, इस पूरी कैनाल को बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कैनाल। इस एलिमेंट्री कैनाल का काम क्या है? यहाँ से इनटेक करना और यहाँ से इजेशन करना। तो मैं 5 पार्ट बता रहा था। 5 पार्ट कौन कौन से थे? फर्स्ट था इंजेशन,
सेकेंड पार्ट होता है डाइजेशन। सेकेंड पार्ट मतलब डाइजेशन करना, फूड के स्मॉल पार्टिकल्स में तोड़ना, डाइजेशन। थर्ड पार्ट होता है असाइमिलेशन। असाइमिलेशन यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फूड आया है उससे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना, वो असाइमिलेशन। उसके बाद फोर्थ पार्ट होता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन कौन करता है? एब्जॉर्प्शन करता है ब्लड। स्मॉल इंटेस्टाइन से जो न्यूट्रिएंट्स लिए गए विली के थ्रू, विली ने जो न्यूट्रिएंट्स लिए स्मॉल इंटेस्टाइन में उनको ब्लड में पास करना। ब्लड उसको बॉडी के सभी पार्ट्स में पहुंच जाती है और वहां पर जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करती है, तो उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। और लास्ट पार्ट है इजेशन। इजेशन यानी जो लास्ट फिकल मटेरियल बचा हुआ है उसको फेसिकेशन के थ्रू बाहर निकाल देना, तो ये लास्ट पार्ट होता है इजेशन। ये हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम हमने पढ़ा। डाइजेस्टिव सिस्टम को मैं एक रिवीजन के तौर पर एक बार वापस बता देता हूँ। डाइजेशन का मेन मतलब होता है कि जो हम न्यूट्रिएंट्स लेते हैं या जो हम फूड लेते हैं वो सारा बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। उस कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल मॉलिक्यूल्स में तोड़ना, ताकि हमारी बॉडी या हमारा ब्लड उसको एब्जॉर्ब कर सके, हमारा ब्लड उसको यूटिलाइज कर सके, ऐसी फॉर्म में चेंज करना, उसी को बोलते हैं डाइजेशन। इसके 5 पार्ट होते हैं: इंजेशन, डाइजेशन, असाइमिलेशन, एब्जॉर्प्शन, इजेशन। इंजेशन के तहत क्या होता है? बकल कैविटी के अंदर हमारा फूड एंटर करता है। टीथ होते हैं, टीथ जिनका ये रेशियो रहता है 2:1:3, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स, ये हमारे फूड को स्मॉल पार्टिकल्स में तोड़ के और सलाइवा के साथ मिक्स कर देते हैं। टंग होती है, वो फूड का टेस्ट चेक करती है और सलाइवा के साथ मिक्स करने का काम करती है। सलाइवा के साथ मिक्स होकर फूड हमारा स्टिकी हो जाता है, पूरा बिल्कुल चिपचिपा बन जाता है। वो फूड धीरे धीरे यहाँ से फेरिंग्स के थ्रू वाइंड पाइप में एंटर करता है, फूड पाइप में एंटर करता है, इसोफेगस के थ्रू ये धीरे धीरे आता है स्टोमक में। स्टोमक के अंदर HCl रिलीज होता है, गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है और म्यूकस रिलीज होता है। HCl और गैस्ट्रिक जूस यहाँ पर फैट्स एंड प्रोटीन्स का डाइजेशन शुरू कर देते हैं। उसके बाद में ये स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करने से पहले पेनक्रियाज, बाइल जूस और लीवर जूस और भी कई तरह के जूस हैं, कई एंजाइम्स हैं जो उस फूड के साथ मिक्स होते हैं और फूड को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं, उसके अंदर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में ज़्यादातर फूड का डाइजेशन हो जाता है, ज़्यादातर फूड का डाइजेशन होकर और उसमें से न्यूट्रिएंट्स को ले लिया जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर माइक्रोविलीज होती हैं। माइक्रोविली सरफेस एरिया इंक्रीज करती है और फूड के अंदर से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने का काम करती है, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेती है और उसको ब्लड को पास करती है, ब्लड में मिक्स कर देती है और ब्लड बॉडी के सभी पार्ट्स तक पहुँचाता है। उसके बाद जो बचा कुचा फूड है वो यहाँ इसके अंदर लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर एंटर करता है केजियम के थ्रू। यहाँ पर एंटर करेगा तो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं, केजियम, कॉलन एंड रेक्टम। इन तीनों का काम होता है, मतलब इस पूरे लार्ज इंटेस्टाइन का काम है उसके अंदर फूड के अंदर बचे हुए फूड में वाटर को एब्जॉर्ब करना और बचे कुछ थोड़े बहुत न्यूट्रिएंट जो होते हैं उनको एब्जॉर्ब करना। लास्ट में जो बचेगा फिकल मटेरियल वो रेक्टम में स्टोर होगा और उसके बाद एनस के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। ये पूरा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है। थैंक यू।